हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो एग्जाम से रिलेटेड है आपका। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले आपका ऑफिशियल लेटर आया है कि आपका एग्जाम जो होना है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। जैसा कि लेटर में साफ साफ लिखा था कि आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में होना है और आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में भरा जाना है। मतलब 7 से स्टार्टिंग है, 13 को लास्ट डेट है। तो जहां तक कि आप सभी को पता है कि हमारे पास सिर्फ 20 दिन का समय है। तो एग्जाम के एग्जाम की डेट आएगी ही। मे भी आपका जैसे ही फॉर्म फिल होगा उसके तुरंत बाद आपका टाइम टेबल आ जाएगा। तो 20 दिन में हम अपनी प्रिपेयर कैसे करेंगे, एग्जाम के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसी को इजी बनाने के लिए आपके लिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। वो सीरीज होगा आपका जो राजन की सीरीज है, उसी से संबंधित होगा आपका। उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका, लघु हो गया, सभी को मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और जो सबसे पहला स्टार्ट होने वाला है वो है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि ये पेपर 1 है। और पेपर 1 जो है वो है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। और इसको टोटल आपको करने के लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये जो वस्तुनिष्ठ मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि जो है एमसीक्यू, ठीक, ये टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो अगर आप जो है एमसीक्यू ही तैयार कर लेंगे तो आपका 15 मार्क्स यहीं से तैयार हो जाएगा। तो टोटल लगभग 200 या 250 क्वेश्चन है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 50 में से आपको 25 नंबर ले आने होंगे। अगर 25 से एक भी नंबर कम हुआ तो आपका बैक लग जाएगा। तो बैक ना लगे इस वजह से आप थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हुए हैं तो कम से कम इस सीरीज को ही एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए। फिर अपना सीरीज से क्वेश्चंस लगाइए, आपको जरूर बेनिफिट होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए फिर हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? देखिए, फिर से देखिएगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये जो कथन है, इसको किसने कहा है? तो इसको आपके महात्मा गांधी जी ने कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। फिर से देखिए सेकंड क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा यानी यूनेस्को। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है आपका यूनेस्को। थर्ड है आपका क्वेश्चन, देखिएगा, दिव्या स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, गीजू भाई, डॉक्टर राधा कृष्णन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही राइट ऑप्शन है ब, गीजू भाई। फिर से कुछ देखिएगा क्वेश्चन, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक जो हैं आपके हैं वो गीजू भाई हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। मतलब कि ये जो आपकी पाली भाषा है वो शिक्षा का माध्यम थी। किसमें थी? वैदिक काल में थी, बौद्ध कालीन में थी, मुस्लिम में थी या मध्यकालीन में थी? तो जो आपका पाली भाषा है वो बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम था। 5 देखिएगा, मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या उपर्युक्त सभी से? तो आपका जो मुदालियर आयोग संबंधित है वो आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। 6 वाला क्वेश्चन देखिए, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है,
यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें 15 नंबर्स के आते हैं। इसमें कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2020 के क्वेश्चन है, 2020 में आए हुए हैं। फिर से देखते हैं, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? रूसो जी का है। देखिएगा, एक बात और नोट करिएगा, सीरीज में आपके कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो मैं उसको आपको करेक्शन भी कराती जाऊंगी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें फ्रॉबल नहीं, रूसो होगा। 7th क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है? आपके मैकाले को। अगर मैकाले ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप चार्ल्स ग्रांट लगाएंगे, अगर मैकाले है ऑप्शन में तो आप मैकाले को टिक करेंगे। फिर से देख लीजिए, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले जी को। 8th है आपका, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है होगा आप लोगों ने। बच, बच्चों का घर, बच्चों के खेल मैदान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा। तो किंडरगार्टन से अभिप्राय है आपका बाल उद्यान। ऑप्शन स राइट है। 9th है, गीजू भाई शिक्षा को मानते थे। गीजू भाई जो है वो शिक्षा को मानते थे कैसा? बाल केंद्रित। इसका सही आंसर है आपका बाल केंद्रित। 10th ऑप्शन देखिएगा, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुआ? क्या है क्वेश्चन? महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो इसमें जो है देखिए, ये भी आंसर गलत है। इसमें सही आंसर होगा 1989 में जो है आपका समाख्या योजना लागू हुई थी। 11 क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि कर सके। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तो यह कथन किसका है? आपके अरविंद जी का है। देखिए, 12th क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कैसा है? सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है। तो आपका आंसर जो है वो असही होगा। क्या है? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा। समझिएगा, स्वच्छ ऊर्जा से मतलब क्या है कि नवीकरण, मतलब कि जो हमेशा नवीन हो, अनवीकरण नहीं। जैसे पेट्रोलियम है, अगर ये एक बार बन गया तो फिर उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता है। और जो सौर ऊर्जा है यानी सन से जो ऊर्जा मिलती है वो क्या होता है? हमें एक बार मिलता है, फिर तो वही कहा जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा जो है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन अ आपका सही है। जो 13th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो किसमें है ये? अनुच्छेद 21 के क में है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा, उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14th देखिएगा, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है? आत्मानुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास या बालक का प्राकृतिक विकास। तो इसका ऑप्शन असही होगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति। 15th क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्तियात्मक, दमनात्मक या सामाजिक? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ब, मुक्तयात्मक। यानी प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्तयात्मक। 16 देखिएगा, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ब, वैश्विक। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका वैश्विक। 17th क्वेश्चन देखिएगा, NCERT
इसको ऐसे लिख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82 या 84? तो इसमें कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83। अभी अगला क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? जो मूल्य है वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? पहला दर्शित, सेकंड प्रेरित, फिर अगला है नियंत्रित या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। मूल्य क्या होता है? जैसे मोरल, आप मोरल साइंस पढ़े होंगे बचपन में, तो वही है आपका बिहेवियर, आपकी कैसे नैतिक मूल्य है, मूल्य वही, नैतिक जो कहते हैं नैतिक मूल्य वही है आपका मूल्य। तो जो मूल्य होता है वो आपके व्यवहार को क्या करता है? दिखाता है, आपके व्यवहार को दर्शाता है, आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है और आपके व्यवहार को प्रेरित करता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो मूल्य है वो हमारे व्यवहार को क्या करता है? दर्शित भी करता है, प्रेरित भी करता है और नियंत्रित भी करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अब देखिए 19th क्वेश्चन है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग या राधा कृष्णन आयोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका कोठारी आयोग। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव आपके कोठारी आयोग जी ने दिया था, यानी कोठारी आयोग ने दिया था। 20 क्वेश्चन देखिएगा, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, भावनाओं के विकास का संबंध भावात्मक मूल्य के पक्ष से होता है। 21 देखिए, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो? तो इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन स यानी टीवी राइट आंसर होगा। देखिएगा 22वां क्वेश्चन, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। आपकी जो मुस्लिम कालीन शिक्षा था उसका उद्देश्य क्या था? अगर यहाँ पे लिखा होता मुख्य उद्देश्य क्या था तो आपका आंसर ये होता कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, लेकिन इसमें दिया है कि मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो है आपका तीनों सही होगा, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करनी थी, ज्ञान की भी प्राप्ति करनी थी, इसलिए इसका आंसर जो है वो उपयुक्त सभी होगा। 23 देखिएगा, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ये जो बिस्मिल्लाह संस्कार है ये कब होता था? जब बच्चों को शिक्षा के लिए उनको जो है एडमिशन के लिए भेजा जाता था, तब उनका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। और वो कब होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता है? तो जब बच्चों को एडमिशन के लिए या शिक्षा के लिए जब उनका एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तब उनका बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, वो भी किसमें? मुस्लिम कालीन शिक्षा में। ठीक है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। और जब प्राचीन काल में था तो वहां पे क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। ठीक है, आगे 24 क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब देखिएगा ये सब क्वेश्चंस बहुत जल्दी गलत होते हैं क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं, उसमें नहीं का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है, तो क्या क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? चारित्रिक विकास हाँ है, ज्ञान अर्जन है, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो इसमें निगेटिव आपको क्या लग रहा है? शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? व्यवसायीकरण। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी। सशुल्क का मतलब है कि शिक्षा जो है देने के लिए आपको फीस वहां पे जमा करनी होती थी। ठीक है, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निशुल्क होती थी। तो जैसा आप सभी को पता है वैदिक कालीन शिक्षा किसमें थी? प्राचीन काल में थी। तो वहां पे क्या था? शिक्षा जो है आपका पूर्ण रूप से निशुल्क होती थी। तो ऑप्शन द सही है, शिक्षा पूर्ण रूप से निशुल्क होती थी। 26 क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी, श्रवण, मनन, निधि ध्यान, ब है खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी कौन सी?
आपका श्रवण था, मनन था और निधि ध्यान था। ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था? हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या अहमदाबाद? तो आपका राइट आंसर है ब यानी नालंदा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा। 28 क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? अब देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। दो क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है। एक एक बस उसमें सिर्फ एक शब्द जुड़ा और पूरा आंसर चेंज हो गया यहाँ की। हालांकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं पे मैकाले दे दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, है ना। इसको दिखा देते हैं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन है ना, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है आपके मैकाले जी को। और यही लिखा है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तब आप क्या लगाएंगे? ग्रांट साहब को लगाएंगे। ठीक है। देखिए, चार्ल्स ग्रांट को, एक शब्द जुड़ा, आंसर पूरा का पूरा चेंज। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है तो मैकाले को। अगर आपसे पूछता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है तो चार्ल्स ग्रांट जी को। ठीक है। 29 क्वेश्चन, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके मैकाले साहब ने। 30 क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। जो आपके भारत में कौन सी जो है, भारत ने पहली, पहली पूछा है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी सन 1968 में। कब की गई थी? सन 1968 में। अब देखिए 31 क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी 1968 में और 1986 की नीति में। दोनों में की गई थी और दोनों ऑप्शन में है, इसलिए हम दोनों को टिक करेंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई आपकी 1968 की नीति में और 1986 की, दोनों की नीतियों में। 32, संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है, मतलब जो संचार के माध्यम है या साधन है उसमें तीनों में से कौन सा अलग है? पहला है कंप्यूटर, सेकंड है दूरदर्शन, थर्ड है टेप रिकॉर्डर और चौथा है क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो इन तीनों में सबसे डिफरेंट आपका कौन सा है? टेप रिकॉर्डर। क्यों? कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? दृश्य और श्रवण दोनों है, यानी सुनते भी हैं देखते भी हैं। दूरदर्शन में भी वही है और क्लोज सर्किट टेलीविजन में भी है। लेकिन टेप रिकॉर्डर में क्या करते हैं? सुनते हैं। इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है, तो आपका टेप रिकॉर्डर। अब 33 क्वेश्चन देखते हैं। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो कितने केंद्र थे? 194। 34 क्वेश्चन, जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु। तो इन तीनों के लिए, इसलिए आपका उपयुक्त सभी होगा। 35 क्वेश्चन है, भारत ने भारत ने प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आपका कहाँ हुआ था? बम्बई और कलकत्ता में। जो पहले ये क्वेश्चन होते हैं ना सर्वप्रथम, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता में। देखिएगा 36, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। बच्चे का समाजीकरण का आद्य व्यक्ति से संबंधित है कि जो बच्चा है वो सबसे पहले जो है उसका क्या स्रोत है, मतलब कि वो बच्चा सबसे पहले किसके द्वारा समाज से जुड़ता है। तो सबसे पहले वो माता, आद्य व्यक्ति जब सबसे पहला व्यक्ति कौन है? ठीक, वो कौन होता है? माता होती है। 37 देखिएगा, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। बिल्कुल नहीं। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए। बिल्कुल नहीं। समुदाय और विद्यालय पृथक 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 है। बिल्कुल नहीं। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, आपका आंसर द जो है वो राइट होगा, सही होगा। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए।
38 क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। ब वाला आंसर सही है। फिर से देखिए, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। देखिएगा, इन सब क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सभी आंसर सही है, लेकिन आपको सबसे बेहतर आंसर ढूंढना है, सबसे पॉजिटिव आंसर ढूंढना है कि सभी बच्चों को हम एक साथ लेके चले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जात के हो, आपको सभी को एक समान अवसर देना है। ठीक है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो क्या विचार है इसमें देखते हैं। सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। इसमें देखिएगा, शिक्षा में अवसर की समानता का मतलब अवसर की समानता पूछा है ना, तो इसमें ये होगा कि जो बच्चे पिछड़े जाति से हैं, दलित व्यक्ति के हैं, उनको भी क्या हो, शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि आप लोग संविधान जब पढ़े होंगे, उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसा है कि जिसमें उसमें क्या हुआ है कि उनको एक इम्पोर्टेंस यानी महत्व दिया गया है। क्यों? ताकि वो जो पिछड़े जात के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनको भी समान जो है अवसर मिल सके पढ़ाई के लिए। ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन 40 है आपका। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान में कुछ अनुच्छेद है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे गरीब है, कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए एक स्पेशल अनुच्छेद बनाया गया है, जिससे उनको क्या होता है, कुछ उनको मदद या कानूनी जो है उनको मदद मिलता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन है आपका, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की अनुच्छेद 46 धारा में वर्णित है। अब देखते हैं 41 जो है आपका, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? इसमें पूछा है आदर्शवाद के अनुसार। अगर अभी पूछा जाता है तो बच्चों को माना जाता है, लेकिन आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो आपके क्या है, शिक्षक है। 42 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? इसमें पूछा गया है कि आदर्शवादी नहीं है, तो आपके सुकरात, प्लेटो, हीगेल ये आपके आदर्शवादी हैं, और डेवी जी जो है वो आपके आदर्शवादी नहीं है। ठीक है। तो डीवी सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 43 देखते हैं। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? निम्न में से कौन प्रकृतिवादी यानी प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो स्पेंसर जी जो है वो आपके प्रकृतिवादी दार्शनिक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो जो आपकी प्रकृतिवादी है वो मुक्त यात्मक अनुशासन की बात करते हैं। 45 क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, मतलब जो विद्यालय है उसको कौन है जो समाज मतलब छोटा समाज का छोटा रूप मानते हैं? तो वो जो है प्रयोजनवाद। ठीक। विद्यालय को समाज का जो लघु रूप है वो मानते हैं प्रयोजनवादी। ओके। आगे देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, विवेकानंद जी ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की है, और वो संस्था कौन सी है आपकी? रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद जी ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की है, और वो संस्था है आपका रामकृष्ण मिशन। 47, टैगोर जी यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित पुस्तक थी, सभी को पता होगा ये, गीतांजलि। 48, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है बुनियादी शिक्षा। इसका सही आंसर होगा आपका बुनियादी शिक्षा। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्या होता है ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। आगे जब 1 नंबर का शॉर्ट कराऊंगी या वेरी शॉर्ट, फिर मैं आपको वहां पे अच्छे से बताऊंगी। 49, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे आपके गीजू भाई बडेगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है?
आपके जो प्लेटो जी हैं वो किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किए हैं? संवाद विधि का। अभी आगे जो है सारे जितने भी हैं दार्शनिक उनके नाम रहेंगे और उन्होंने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है वो वन बाय वन सब क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप फिर भी एक बार देख लीजिए कि जो प्लेटो महोदय हैं उन्होंने जो है संवाद विधि का शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है। 51 प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? आगे जो प्लेटो जी हैं उन्होंने अनुशासन के किस रूप को समर्थन दिया है? दंड दंडात्मक अनुशासन को। 52 क्वेश्चन नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये किसने कहा है? टीपी नन जी ने कहा है। 53 क्वेश्चन देखिएगा स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपकी लैटिन भाषा। ठीक है। 54 क्वेश्चन विद्यालय को अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। जो आपका विद्यालय है वो अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ये सत्य है कि असत्य है? ये बिल्कुल असत्य यानी गलत है। विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। विद्यालय में क्या होता है? औपचारिक शिक्षा होता है। 55 क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, निष्पक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा आपका प्रगतिशील कार्य। 56 क्वेश्चन किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? फिर से देखिएगा किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन है डॉक्टर राधा कृष्णन जी का। अच्छा बताइए इनके जो डेट ऑफ बर्थ है या इनका जो बर्थडे है वह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको पता होगा कि राधा कृष्णन जी टीचर थे और जो टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को ये इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 57 क्वेश्चन देखिएगा विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। यानी विद्यालय जो होता है वो घर से घर से ज्यादा अच्छा होता है। किसका? शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। तो आपका ऑप्शन अ सही है। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। ये क्या है? कथन सत्य है आपका। 58 क्वेश्चन देखते हैं राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का जो है औपचारिक साधन है। 59 क्वेश्चन निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना कराना सही, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना सही, निश्चित स्तर पर शिक्षा का अनिवार्य बनाना सही। यानी ऑप्शन तीनों सही है। 60 क्वेश्चन है राज्य का निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत। जबकि आपको पता है कि राज्य जो आपका संविधान है उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें आपको राज्य से संबंधित सारे जो है चाहे वो ग्रामीण इलाके की हो उनमें सारी फैसिलिटीज देने की बात हुई है। ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हैं देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। ये बिल्कुल सत्य है। 62 क्वेश्चन है प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। ये सत्य है। 63 निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो ये जो दी लॉज है ये आपकी रूसो की नहीं है। ये आपका किसका है? प्लेटो साहब का है। तो रूसो की रचना कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं द न्यू हेलियास एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है रूसो जी की रचना है। 64 क्वेश्चन रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो है वो प्रकृतिवाद होना चाहिए। 65 क्वेश्चन देखिएगा ड्यूवी के अनुसार शिक्षक है मतलब ड्यूवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। 66 क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूवी की रचना नहीं है? अब देखते हैं ड्यूवी की रचना इसमें कौन सी नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी हम लोगों ने इसके पहले आगे पढ़ा था कि जो आपका ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये रूसो जी का है। तो ये फिर ड्यूवी जी का नहीं हो सकता है।
तो जो डीवी जी की रचना है वो देख लेते हैं। हाउ वी थिंक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन द स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपके जो 1 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपको यहीं से तैयार हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रूसो की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ड्यूवी साहब की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, प्लेटो की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 है आपका। फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? गत्यात्मक खेल यानी गतिविधि द्वारा, समूह यानी ग्रुप में, एकाकी नृत्य, ठीक, उपहारों का प्रयोग, तो उपहारों का प्रयोग नहीं, ये गलत है। बाकी अनु देखिएगा, अनुपयोगी मतलब कि जो उपयोगी नहीं है। यहाँ उपयोगी होता है तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें जो उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी पूछा है ना, तो इसमें उपहारों का प्रयोग क्या है? अनुपयोगी है। 68 देखिएगा। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? किंडरगार्टन से अभिप्राय है आपका बाल उद्यान। 69 क्वेश्चन देखिएगा। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है आपके किससे? विद्यालय से। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है आपके विद्यालय से। 70 क्वेश्चन। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? तो जो आपकी मॉन्टेसरी जी हैं उन्होंने जो है मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं उनकी, मानसिक रूप से जो मंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया है। 71 क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? आपके अरस्तु साहब का। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 72 देखिए। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहाँ जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी बच्चा है वह तुरंत स्कूल में जाके नहीं सीखता है, वह पहले अपने परिवार से सीखता है। इसीलिए जो है शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। तो शिक्षा की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को। 73 क्वेश्चन देखते हैं। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। यह कथन किसका है? आपके फ्रॉबेल जी का है। 74 क्वेश्चन। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? तो बालक की जो शिक्षा का प्रारंभ होता है यानी जो बालक है उसको सबसे पहले शुरुआत में शिक्षा कहाँ मिलती है? उसको परिवार से मिलती है या घर से मिलती है? ठीक है, तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? ऑप्शन ब सही है, परिवार या घर से। 75 क्वेश्चन देखिएगा। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? आपके पेस्टोलॉजी साहब ने कहा है। मतलब घर जो है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। 76। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। जब बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन जब से वो न्यूक्लियर फैमिली हो गए, मतलब जब से वो अलग अलग रहने लगे हैं, तब से क्या हो गया है कि विद्यालय पे भी बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ठीक है। 77। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चे सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बच्चों को वहां से पढ़ाया जाता है, लेकिन घर में बच्चों के ऊपर क्या होता है? अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वो जैसे घर का एटमॉस्फेयर रहेगा, आप अपने बच्चों को जैसे सिखाएंगे वैसे उनके चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में दिया है कि केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 78। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन अ ही आपका सही है, बालक का भावात्मक विकास करना। ठीक, बाकी सभी क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा समान रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन है आपका बोगार्ट साहब का। ठीक है। क्वेश्चन 80 देखते हैं। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? तो अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आपको आंसर ही नजर आ रहा होगा। अगर वातावरण सुखद और प्रेम पूर्ण है
तो क्या होगा, वो सब चीजों में सक्षम होगा। तो अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए कि उस घर का वातावरण सुखद हो और प्रेम पूर्ण। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो कौन कौन से सिद्धांत है पारिवारिक शिक्षा के? पहला है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सही है। सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, सही है। खेल द्वारा शिक्षा विधि, तो ये तीनों सिद्धांत है। 82 क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, ये बिल्कुल सत्य है। 83, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए हैं? तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या, किसकी उपाधि मिली है आपके? गुरुदेव की, तो ऑप्शन अ सही है। 84, शिक्षक दिवस किस समाज शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, राधा कृष्णन जी। 85, जीजू भाई का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पे हुआ? चित्तल, महाराष्ट्र में। 86, जीजू भाई बधेगा का जन्म कौन से सन में हुआ है? सन 1885 में। 87 देखते हैं। जीजू भाई बधेगा ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो इन्होंने टोटल 14 बुक लिखी है, यानी 14 पुस्तकें लिखी है। क्वेश्चन 88 देखते हैं। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू जी का है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचते ही वह क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। यह कथन आपका किसका है? रूसो जी का है। फिर से देख लीजिए, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन किसका है? रूसो जी का है। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? आपके मैकाइवर जी का है। फिर से देखते हैं, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? मैकाइवर जी का है। 91 देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है आपके? व्यक्ति है। देखिएगा, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि समाज किससे बना है? लोगों से मिलके बना है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो इसलिए क्या होगा? सही आंसर व्यक्ति होगा। 92, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, तो क्या है? ये सही है। 93 क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। 94 देखते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का जो गठन है वो 1964 में इसका गठन हुआ था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। 95 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? आपके 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी। 96 को है क्वेश्चन है आपके, पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है, मतलब कि जो आपका इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी है, वो अनबैलेंस क्यों हो रहा है? मतलब कि असंतुलन क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से। मतलब मेन कारण यही है आपका, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। आपका जो पारिस्थितिकी असंतुलन है उसका एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। 97 क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है, सबसे अच्छा उपाय हर एक समस्या का क्या है? शिक्षा है। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो, सबका एक ही उपाय है, शिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो वह चीजों को समझेगा और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। जातिवाद का उद्गम स्रोत है। जाहिर सी बात है, जो जातिवाद शुरू होता है वो जाति से ही शुरू होता है। अगर इंसान जाति में बटे ही ना हो तो जातिवाद का कोई मैटर ही नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। जो आपका सांप्रदायिकता उन्मूलन है उसके लिए प्रमुख भूमिका क्या अदा कर सकता है? आपका शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? भौतिक प्रदूषण पूछा है, अब भौतिक प्रदूषण नहीं है पूछा है। हाँ,
तो जल प्रदूषण क्या है आपका? भौतिक है। वायु क्या है? भौतिक है। मृदा क्या है? भौतिक है। लेकिन सामाजिक प्रदूषण जो है वो आपका भौतिक प्रदूषण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन अ सही होगा। तो देखिए हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए हैं। अब कल का जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो 101 से सीरीज से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, इस वजह से कम समय में हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।